गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो। कोरोना वायरस के पीरियड पे तुम लोग पढ़ाई भी कर रहे हो और आज का जो सेशन है वो सेशन करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। आज सेकंड ईयर का मैं तुम लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक क्या मतलब हम जो चैप्टर शुरू किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी चैप्टर का आज हम कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे जो हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था, उसमें हमने देखा था इंड्यूस करंट जनरेट होता है ड्यू टू द चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अभी इंड्यूस्ड करंट, ये तो एक करंट है ना, उस करंट का तो एक डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए एक हम रूल जनरेट करते, एक रूल फॉलो करते। वो क्या है ये आज हम यहीं से, आज का टॉपिक हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये रूल का नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल क्या था, अगर हम बाएं हाथ को स्ट्रेच करें तो बाएं हाथ का ऊपर का थंब जो है वो देता है फोर्स, ये देता है हमारा सेंट्रल, फोर फिंगर देता है हमको मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर देता है हमको इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल हमको इंड्यूस करंट जो जनरेट होता है उसी करंट का डायरेक्शन हमको बताता है। ठीक है, तो ये रूल क्या है, ये रूल हमको बोलता है कि इफ वी stretched our forefinger, if we stretch our forefinger comma central finger, forefinger comma central finger and thumb of our right hand, thumb of our right hand in three mutual perpendicular direction, in three mutually perpendicular direction, then thumb gives direction of motion of conductor, direction of motion of conductor, thumb gives direction of motion of conductor, comma forefinger gives magnetic field, forefinger gives direction of magnetic field, direction of magnetic field, comma central finger gives induced current, central finger gives direction of induced current। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ये रूल उतार लो। तो ये रूल हमको क्या बोलता है, मैं अंडरलाइन कर करके बताऊंगा। इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, वैसे ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के माफी की वैसे ही एकदम सेम है कि इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर right hand in three mutually perpendicular direction, then
थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। अगर थंब जो है ये मोशन ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्शन डिनोट करता है। फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिनोट करता है। देन सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तब सेंट्रल फिंगर जो है वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन डिनोट करेगा। अगर हम लाइट एंड रूल अगर ऐसे अप्लाई करें तो ये थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सेंट्रल फिंगर हमको इंड्यूस करंट जो जनरेट हो रहा है इसी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन डिनोट करेगा। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। वैसे ही ठीक एकदम लेफ्ट हैंड रूल के माफिक। लेफ्ट हैंड रूल हमको क्या बोलता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, सेंट्रल फिंगर अगर करंट है, तो ये थंब फोर्स का डायरेक्शन देगा। ठीक वैसे ही राइट हैंड रूल भी वैसे, ठीक वैसे ही ये थंब अगर मोशन ऑफ द कंडक्टर है, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो सेंट्रल फिंगर हमको इंड्यूस करके डायरेक्शन देगा। ठीक है, समझ में आया? उतार लो। अभी हम देखेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है एडी करंट। इसका नाम है एडी करंट। ये टॉपिक। अब एडी करंट क्या है? एडी करंट है कि अगर टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के, टाइम बेरिंग अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐसे एक स्क्वायर शेप का एक मेटल अगर ऐसे शीट रख दे, ऐसे हैंग ओवर करके, ठीक है, तो यहां से यहां तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, 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 नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा शीट रख दिया, स्क्वायर शेप का एक शीट रख दिया, ठीक है, मेटल शीट रख दिया। अब ये शीट को अगर हम ऑसिलेट करें, अगर शीट को अगर हम ऑसिलेट करें तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर इस शीट को अगर हम ऑसिलेट करें तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है तो शीट में, इसी शीट में एक करंट जनरेट होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो हम तो जानते हैं टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमको इंड्यूस करंट जनरेट, टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होता है। तो अगर ये शीट मैग्नेटिक फील्ड पे अगर ऑसिलेट करता रहेगा, अगर ये शीट अगर मैग्नेटिक फील्ड पे अगर ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, होता रहेगा, चेंजेस होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंजेस होता रहेगा, यानी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया तो इसी शीट में ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी शीट में क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसी इंड्यूस करंट का शेप क्या हो जाएगा, सर्कुलर। तो इसी इंड्यूस करंट का शेप हो जाएगा ऐसे, सर्कुलर शेप, वर्लपुल शेप, एडी शेप। इसीलिए इसी करंट को एडी करंट बोलते हैं, इसीलिए इसी करंट को एडी करंट बोलते हैं। ठीक है, इसी शेप से अगर सर्कुलर शीट रखा तो सर्कुलरली जनरेट होता रहेगा, यानी क्लोज लूप होता रहेगा। ठीक है, नदी में तुमने देखा है ना, वर्लपुल उठता है, नदी में देखा है ना, ऐसे 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 घूमता है। ठीक वैसे ही इसी शीट में एक ऐसा करंट जनरेट हो जाएगा, और इसी करंट को बोलते हैं हम एडी करंट। ठीक है, तो एडी करंट इज द सर्कुलर करंट, एडी करंट इज द सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए। सर्कुलर करंट डेवलप्ड इन ए मेटल शीट
डेवलप्ड इन ए मेटल शीट। एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन तो मैंने शीट पे प्रोवाइड कर दिया गया है, जस्ट ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ सर। सर्कुलर करंट डेवलप्ड इन ए मेटल शीट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मेटल शीट पे एक सर्कुलर करंट डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट और वर्लपूल करंट। ठीक है, इट्स लुक लाइक एडी और whirlpool in a water. That's why this is called eddy current. ठीक है, पानी में जो whirlpool उड़ता है, जो एडी उड़ता है, ये करंट देखने में ठीक वैसा ही रहता है, इसीलिए इसी करंट को हम एडी करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे जनरेट होता है? अगर मेटल शीट अगर मैग्नेटिक फील्ड पे ऑसिलेट करता रहे तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होता रहेगा, और इन मैग्नेटिक फ्लक्सेस अगर चेंजेस होता रहा तो इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा। इसी इंड्यूस करंट देखने में कैसा रहता है? वर्लपूल टाइप, एडी टाइप, इसीलिए इस करंट को हम एडी करंट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन कुछ एप्लीकेशन हम जानते हैं। इसका एप्लीकेशन इंडक्शन फर्नेस पे इसका एप्लीकेशन यूज होता है। इंडक्शन चूल्हा जो होता है, इंडक्शन चूल्हा में एडी करंट जनरेट होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन होता है इंडक्शन फर्नेस व इंडक्शन कुकर व इंडक्शन ओवन व इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, इसका एप्लीकेशन एडी करंट का एप्लीकेशन इन एसी मोटर, ठीक है, इन मैग्नेटिक ब्रेक्स, हर एक में ये अप्लाई होता है। ठीक है, डिटेल्स में जानने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन एप्लीकेशंस को हमको जानना है कहाँ कहाँ एडी करंट का यूजेस होता है। इंडक्शन फर्नेस पे यूज, इंडक्शन फर्नेस हर एक के घर में इंडक्शन चूल्हा रहता है। इंडक्शन चूल्हा का शेप कैसा रहता है? ऐसा, और इसमें ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता रहता है। तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस करंट जनरेट होता है, और इसी इंड्यूस करंट की वजह से एक ऊपर की सरफेस पे वर्लपूल टाइप एक करंट जनरेट होता है, जिसको हम एडी करंट बोलते हैं। और अगर एडी करंट अगर जनरेट हुआ तो हीट जनरेट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, एसी मोटर पे भी हम एडी करंट का यूजेस करते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक पे भी हम एडी करंट का यूजेस होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्फ इंडक्शन। दो तरह का हम इंडक्शन करेंगे, टू टाइप्स का इंडक्शन दो तरह का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडेस लॉ क्या है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दो टाइप है। एक है सेल्फ इंडक्शन, अपने आप। सेल्फ इंडक्शन मीन्स इंड्यूस्ड इन कॉइल, induce current generate in the coil, induced in coil due to own changing in magnetic flux। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कॉइल में अपने आप ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस कॉइल पे उसी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस हो रहा है और उसी में ही एक इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है,
और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी म्यूचुअल इंडक्शन है करंट चेंजेस, सॉरी करंट नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन वन, magnetic flux changes in one coil generate induced current in others, generate induced current in others। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? एक में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसके वजह से दूसरे कॉइल पे इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन दो तरह का है, एक है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है हमारे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ क्या है? सेल्फ इंडक्शन क्या है? जो कॉइल हमने लिया है उसी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस हो रहा है, उसी में इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? एक कॉइल पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल में इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन दोनों कॉइल में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसके वजह से दूसरे कॉइल पे इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे। पहले देखेंगे हम सेल्फ इंडक्शन। पहले देखेंगे हम सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन का रफ डेफिनेशन मैंने बोला है, एक कॉइल पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस कॉइल पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी में ही इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। और अगर इसका अगर हम प्रॉपर अगर डेफिनेशन अगर हम लिखे तो प्रॉपर डेफिनेशन हमारा ऐसा ही होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखें तो प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल प्रोड्यूसिंग एन ऑपोजिंग ईएमएफ producing an opposing EMF when current changes, when current in the coil changes, when current in the coil changes। ठीक है, सपोज ये एक कॉइल है, सोलिनॉइड ले लेते हैं, सोलिनॉइड भी कॉइल भी हमारा सेम ही है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्सेस चेंज हो रहा है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो मैंने रफ डेफिनेशन क्या बोला था, जिस कॉइल पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी में ही इंड्यूस करंट इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखें तो कॉइल में तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट चेंजेस, करंट इन द कॉइल चेंजेस, करंट चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जिसके वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होगा। अपोजिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लेंजेस लॉ जानते हैं और लेंजेस लॉ माइकल फैराडे के लॉ को थोड़ा सा करेक्टेड किया था, क्योंकि जो ईएमएफ जनरेट होता है वो जो कॉज है उसको क्या करता है? अपोज करता है। यहाँ पे कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स उसको अपोज कर रहा है जिसके वजह से एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, तो इसका भी हम फर्दर और एनालिसिस करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अगर फाई हमारा फ्लक्स है, चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है,
तो फ्लक्स चेंजिंग, और अगर करंट हमारा इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू द करंट चेंजेस। अपोजिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है, अपोजिंग ईएमएफ जनरेट हो रहा है ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यानी फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है। यानी फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होता रहेगा जब तक करंट चेंजेस होता रहेगा, ठीक है। अगर इसको प्रोपोर्शनल से अगर हम इक्वल टू पे लेके जाए तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। फ्लक्स तब तक चेंज होता रहेगा, ये तो हम जानते हैं फैराडेज लॉ से कि एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक चेंजेस होता रहता है जब तक करंट लिंक्ड इन द कॉइल चेंजेस। जब तक करंट चेंजेस होता रहेगा तब तक फ्लक्स जनरेट होता रहेगा। अगर करंट कट ऑफ हो गया, या तो हमने स्मार्ट क्लास को भी देखा, करंट कट ऑफ हो गया तो फ्लक्स जनरेशन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। ये एल को ही बोलते हैं, इसी एल को बोलते हैं कांस्टेंट, और इसी एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाई इज इक्वल टू एल आई, इसी एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर इसका डेफिनेशन अगर हम देखें, या फिर एक काम करते, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डी फाई बाई डी टी, एल तो हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा डी आई बाई डी टी, ठीक है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड फ्रॉम फैराडे लॉ बोलने से हमको भूल मतलब थोड़ा सा गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फैराडे भी है और लेंजेस भी है। तो प्रॉपरली अगर हम लेके सर हर चीज प्रॉपर करें तो ये भी हम प्रॉपरली करेंगे। फ्रॉम फैराडे लेंजेस लॉ, क्योंकि अपोजिंग का कॉन्सेप्ट तो लेंजेस नहीं दिया था, तो फ्रॉम फैराडे लेंजेस लॉ E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी बाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 दे देते। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 और 3 को अगर हम कंबाइन करें तो माइनस ई इक्वल्स टू हो गया एल डी आई बाई डी टी। सो ई इक्वल्स टू हो गया हमारा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो कितना ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन, कितना ईएमएफ है कॉइल पे जनरेट होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और ईएमएफ का रिलेशन क्या है, E is equals to minus L di by dt. This is the relation between coefficient of self inductance and generating induced EMF. ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमने डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड बिठा दे, डी आई बाई डी टी की जगह पे अगर हमने 1 एम्पियर पर सेकेंड बिठा दे तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई। यहां से हम सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज द अपोजिंग ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी यूनिट एम्पियर पर सेकेंड इन ए कॉइल, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है,
सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन हम यहाँ पे बैठा के कर सकते हैं। अगर di/dt अगर हमने 1 एम्पियर पर सेकेंड लिखा है तो L इक्वल्स टू हो जाएगा -E। तो L क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिंग EMF व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी यूनिट एम्पियर पर सेकेंड इन ए कॉइल। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। इसका ऐसा यूनिट है हेनरी। इसका ऐसा यूनिट हमारा हेनरी, कैपिटल H। हेनरी एक साइंटिस्ट के नाम से ही इसका नामकरण करा गया है, हेनरी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर इंडक्टर फॉर सोलिनॉइड। कॉइल सोलिनॉइड को हम कभी कभी इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलिनॉइड, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलिनॉइड। ठीक है, अच्छा, तो हम जानते हैं, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में करा है। सोलिनॉइड जब ने एक्सप्रेशन किया था अपन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर NI by L, म्यू नॉट म्यू आर NI by L, where mu r is called relative permeability for air, relative permeability for air, जिसका वैल्यू होता है हमारा 1। तो यहाँ पे हमने म्यू आर बिठाया है। ठीक है, और म्यू नॉट तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है? करंट, और L क्या है? करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा, तो फ्लक्स जनरेटेड इनसाइड द कॉइल, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? B इंटू ए। ये तो हम जानते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम वैल्यू बिठाए तो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर NIA डिवाइडेड बाई L। ये हो गया हमारा 5। ठीक है, फॉर n टर्न्स के लिए क्या होगा? फॉर n टर्न्स फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर IA डिवाइडेड बाई L। n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी म्यू नॉट का वैल्यू, इसी फाई का वैल्यू n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 टर्न के लिए हमने देखा है इतना, तो n टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर IA डिवाइडेड बाई L। ठीक है, नाउ वी नो फ्रॉम फैराडेज लॉ, but we know that E is equals to minus, we know that E is equals to minus d phi by dt। फैराडे लेंजर्स लॉ से हम जानते हैं E is equals to minus d phi by dt। ये तो हम जानते हैं, E is equals to minus d phi by dt तो हम जानते ही है। ठीक है, यहाँ पे हम फाई का वैल्यू बिठाते हैं, d dt ऑफ
ये जो फाई का वैल्यू, ये फाई का वैल्यू हम बिठाते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो अभी देखो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल ये सब हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है हमारा करंट। ठीक है, तो सभी कांस्टेंट हम बाहर लेके आ जाएंगे, माइनस म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, डिफरेंशिएशन रहेगा ओनली करंट के ऊपर डी आई बाई डी टी। इतना हो गया हमारा E। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं? E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये तो हम थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं। E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो हम देख चुके हैं इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 का अगर हम कंबाइन करें तो L का वैल्यू आता है L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनॉइड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर coefficient of self induction, coefficient of self induction for a solenoid। ठीक है, समझ में आया? चलो उतार लो ये कॉपी पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही तक समाप्त करते। नेक्स्ट सेशन पे हम म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर वगैरह हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और अपना ध्यान भी रखना। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।